राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। अब तो तुमने धारा नगरी को स्वीकार लिया होगा। हाँ मित्र। तो कहो, इतना समय धारा नगरी में रहने के पश्चात हमारे महाराज के विषय में क्या सोचते हो तुम? प्रथम तो ये जान लो मित्र कि महाराजा भोजदेव तुम्हारे ही नहीं वरन मेरे भी महाराजा हैं और संभवतः हर उस विद्वान के लिए पूजनीय है जो ज्ञान और विज्ञान में रुचि रखता है। सत्य कहा मित्र, परंतु तुमने मेरे प्रश्न का अभी भी उत्तर नहीं दिया। क्या सोचते हो उनके विषय में? अब मैं क्या कहूं मित्र। अद्धारा सदा लंबा सरस्वते पंडिता मंडिता सर्वे भोजराजे भुवि स्थिते। प्रतीत होता है ये मेरे ही शब्द कह रहा है मित्र। सत्य कहा मित्र। राजा भोजदेव की उपस्थिति में ये धारा नगरी सदा धारा है, अर्थात स्थिर है। यहाँ माता वाग्देवी का सम्मान है और सभी विद्वानों को मान भी प्राप्त है। अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वते पंडिते खंडिते सर्वे भोजराजे दिवंगते। ये कैसी कल्पना है मित्र कि राजा भोजदेव के ना रहने पर ये धारा नगरी, माता सरस्वती और विद्वान सब निराधार हो जाएंगे। इतनी भयावह कल्पना क्यों? ये प्रजा का महाराज के प्रति प्रेम है मित्र। अत्यधिक प्रेम किसी के ना होने के दुख की आशंका को भी जन्म देता है, और यदि भूतकाल में कोई घटना हो चुकी हो तो इस कल्पना को और अधिक आधार प्राप्त हो जाता है। नमस्कार। आप सोच रहे होंगे कि भोजदेव के जीवन में ऐसा क्या घटा जिससे कि राजा के मृत्यु का डर प्रजा में आ गया। हमारा इस घटना को जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे ये समझ आता है कि भोजदेव में बचपन से ही विद्या और वीरता की संगम वाली असाधारण प्रतिभा थी। ये कितना सत्य है मैं भी नहीं जानती। तुम्हारे महाराज इस विषय में कभी चर्चा भी नहीं करते, परंतु कहा जाता है कि महाराज की कुंडली देखकर ज्योतिषियों ने घोषणा कर दी थी कि ये बालक 55 वर्ष 7 माह और 3 दिवस राज्य करेगा। इसीलिए महाराज के वध की योजना बनाई गई। एक वध करने वाला सैनिक और मंत्री बालक भोजदेव को एक निर्जन स्थान पर ले गए। परंतु महाराज के वध का आदेश किसने दिया? जिन्होंने महाराज के पिता सिंधुराज की मृत्यु के पश्चात उन्हें पाला, महाराज मुंज। परंतु क्यों? मैंने तो सुना है कि महाराज मुंज बालक भोजदेव को अत्यंत प्रेम करते थे। मुझे भी इतना ही आश्चर्य हुआ था। महाराज, आपको क्रोध नहीं आया? नहीं, मुझे दया आई महाराज मुंज की स्थिति पर। निश्चित ही उन्हें भ्रम हुआ होगा। आपका अगला निर्णय क्या था महाराज? महाराज ने सैनिक से कटार लेकर अपने ही हाथों से स्वयं की जंघा पर वार किया और अपने रक्त से एक श्लोक लिखकर मंत्री को दिया और कहा कि मेरी मृत्यु के पश्चात ये पत्र महाराज मुंज को दे देना। एक बालक ने अपने ही जंघा चीर कर अपने ही रक्त से श्लोक लिखा।
इस पराक्रम और धैर्य को देखकर मंत्री इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बालक भोजदेव के वध का निर्णय त्याग दिया और बालक भोजदेव को छुपाकर महाराज मुंज से कह दिया कि भोजदेव मृत्यु को प्राप्त हो गए। परंतु मेरी मृत्यु के समाचार ने महाराज मुंज को तोड़ दिया। वे बोले, अंतिम समय में मेरे पुत्र ने क्या कहा, और मैंने संभवतः उसी पल के लिए वो श्लोक लिखा था। और मैंने कहा था, मानधाता सा महीपति कृता युगा अलंकार भूतो गतः सेतुरेन महादधो विरजतः क्वासो दशा श्याम तकः अन्य चापी युधिष्ठिर प्रभतयो याता दिवम भूपते नैकेनापि समम गता वसुमती मन्यतवया यास्यते। हे राजा, सतयुग के सर्वश्रेष्ठ राजा मानधाता चले गए। त्रेता युग में समुद्र पर पुल बांधने वाले और रावण को मृत्यु देने वाले राम भी चले गए। द्वापर युग के युधिष्ठिर भी स्वर्ग को चले गए, परंतु किसी के साथ पृथ्वी नहीं गई। संभव है कलयुग में अब पृथ्वी तुम्हारे साथ अवश्य जाएगी। राजा मुंज बालक भोजदेव के पत्र को पढ़कर टूट गए। उन्हें ये पछतावा हुआ कि आखिर उन्होंने ये क्या कर दिया। तभी सैनिकों ने उन्हें पूरा सच बताया और कहा कि भोजदेव जीवित हैं। ये घटना भोजदेव की बुद्धि और पराक्रम को बताती है। उनके ज्ञान और उसको प्रस्तुत करने के तरीके ने ही उन्हें जीवित रखा। आज भी उनके ज्ञान और उसके प्रस्तुतिकरण के कारण ही वे अमर हैं। महाराजा भोजदेव ने लगभग 84 ग्रंथ लिखे, जिनके विषयों की सूची बताती है कि भोजदेव न केवल ज्ञानियों के आश्रय दाता थे, वरन स्वयं भी महान ज्ञानी थे। विषय के अनुसार कुछ विशेष ग्रंथों की चर्चा करें तो राजधर्म पर युक्ति कल्पतरु और राजमार्तंड, खगोल विज्ञान पर आदित्य प्रताप सिद्धांत और राजमृगांक, संगीत पर संगीत प्रकाश, दर्शन पर शिव तत्व प्रकाशिका, व्याकरण पर शब्दानुशासन, चिकित्सा विज्ञान पर आयुर्वेद सर्वस्व और चारुचर्या प्रमुख हैं। साथ ही कुर्माष्ट जैसे प्राकृत काव्य और चंपू रामायण, श्रृंगार मंजरी और विद्या विनोद जैसे संस्कृत काव्य एवं गद्य उल्लेखनीय हैं। आज के विज्ञान से यदि जोड़कर देखें तो शिल्प और वास्तु के साथ इंजीनियरिंग और रोबोटिक्स जैसी आधुनिक समझी जाने वाली विद्याओं के ज्ञान से भरे ग्रंथ सम्रांगण सूत्रधार के रचयिता भी भोजदेव ही हैं। महाराज, भोजपुर के बांध के निर्माण की योजना अपनी पूर्णता की ओर है। साथ ही आपके निर्देशानुसार शिवालयों का निर्माण कार्य भी निरंतर प्रगति पर है। हाँ महाराज, शिवालयों का निर्माण स्थल पर भ्रमण हमने भी किया है। उनका शिल्प अद्भुत और दुष्कर दोनों। हाँ महाराज, शिवालय के निर्माण में लोहा, लकड़ी, रेत, चूना आदि का तो प्रयोग है ही नहीं। ऐसे में इतने विशाल शिवालय की स्थिरता सुनिश्चित कैसे होगी? सिद्धार्थ, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। किसकी आयु अधिक है, लोहे, लकड़ी या पत्थर की? निश्चित रूप से पत्थर की महाराज। यही कारण है कि हम शिवालय को पत्थरों से निर्मित कर रहे हैं। यह शिवालय हमारे समय के शिल्प और वास्तु विज्ञान का नेतृत्व सदियों तक करेगा। यदि ऐसा है महाराज, तो इस शिल्प विज्ञान को आप संग्रहित क्यों नहीं करते? हाँ महाराज, आपको वास्तु और शिल्प पर आधारित सभी सिद्धांतों को एक ग्रंथ में अवश्य ही संग्रहित करना चाहिए। ये कार्य आरंभ हो चुका है सिद्धार्थ। महाराज के इस ग्रंथ का नाम है सम्रांगण सूत्रधार। प्रतीत होता है जैसे महाराज ने इस ग्रंथ में किसी समर अर्थात युद्ध की विजय के सूत्र कहे हो। एक भवन निर्माण
और भवनों से नगर निर्माण की प्रक्रिया एक युद्ध ही है आनंद। हम ऐसे भवन और नगर निर्माण की व्यवस्था देंगे जो सदियों तक समय के साथ युद्ध करके भी जीवित रहे। राजा भोज का ये वचन अभिमान से भरा हुआ प्रतीत होता है। ये उनका अभिमान नहीं बल्कि विश्वास था। आज भोजपुर का मंदिर उनके इसी विश्वास की परिणति सा प्रतीत होता है। यह अपूर्ण सा दिखता मंदिर यदि इतना भव्य और अनोखा है तो सोचिए ये पूर्णता में कैसा होता। महाराज भोजदेव के शिल्प और वास्तु विज्ञान की अमिट छाप है भोपाल के निकट भोजपुर में स्थित भोजेश्वर मंदिर। मंच सहित लगभग 40 फीट की ऊंचाई के विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग से सज्जित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। भोजेश्वर मंदिर परिसर में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि यह अधूरा है। इसके संकेत आपको वहां स्थित चट्टानों पर उकेरी गई वास्तुशिल्प योजनाओं या मैप को देखकर भी लगाया जा सकता है। मैप को देखकर आप समझ सकते हैं कि महाराज भोजदेव का स्वप्न इस शिवालय तक सीमित नहीं था, वरन इसमें भोजपुर झील, वहां बने बांध और संपूर्ण भोजपुर नगर को बसाना शामिल था। मैप को देखते ही भोजदेव द्वारा प्रस्तुत नगर निर्माण की संपूर्ण योजना स्पष्ट हो जाती है और स्वतः ही आप उस ग्रंथ के अध्ययन के लिए प्रेरित हो जाते हैं जिसमें महाराज भोजदेव ने टाउन प्लानिंग की पूरी व्यवस्था दी है। महाराज का कथन सत्य था। सम्रांगण सूत्रधार एक नगर के निर्माण की पूरी व्यवस्था को प्रस्तुत करता है। हाँ मित्र, एक नगर की योजना, भवन शिल्प, मंदिर शिल्प, मूर्तिकला, मैं तो कहूँगा कि प्रत्येक निर्माण से संबंधित विज्ञान को महाराजा भोजदेव ने इस ग्रंथ में समाहित कर दिया है। तुम्हें इस ग्रंथ का कौन सा अध्याय रुचिकर लगा? मुझे तो 84 अध्यायों में से 31वां अध्याय सर्वाधिक आकर्षक प्रतीत होता है। यंत्र विधान मेरा भी वही प्रिय अध्याय है। उसका अध्ययन स्वप्न सा प्रतीत होता है। हाँ, मैं अब समझ पा रहा हूँ कि कैसे महाराज ने भोजेश्वर मंदिर और उस नगर के निर्माण की कल्पना की होगी। इतने विशाल नगर और ऐसे शिवालयों का निर्माण यंत्रों के अभाव में तो संभव ही नहीं है। हाँ मित्र, मैं तो इस ग्रंथ पर महाराज से एक बृहद चर्चा करने की इच्छा रखता हूँ। उनके मुख से इसका वर्णन सुनना सच में अद्भुत होगा। सम्रांगण सूत्रधार में राजा भोजदेव ने यंत्र की परिभाषा देते हुए कहा है कि पंचभूतों को नियंत्रित करना और उन्हें अपनी इच्छा अनुसार चलाना यंत्र बनाना है। और ये परिभाषा किसी साधारण यंत्र के लिए नहीं है, बल्कि इसमें सारे यंत्र आ जाते हैं। उन्होंने यंत्र के प्रकार बताने और एक प्रकार को स्वयं बाह्य यंत्र कहा, यानी कि जो स्वयं चल सके। इसी के आधार पर आज के विद्वान यहाँ तक कहते हैं कि सम्रांगण सूत्रधार के यंत्र विधान में रोबोटिक्स के संकेत। आज प्राप्त सम्रांगण सूत्रधार में लगभग 7000 श्लोक हैं जो 83 अध्यायों में विभाजित हैं। विद्वानों का मानना है कि यह अपूर्ण है और इसमें निश्चित ही 84 अध्याय रहे होंगे। उपलब्ध अध्यायों में यदि आज के विज्ञान को आकर्षित करने वाले विषयों की बात करें तो विमान विद्या के अंतर्गत एक ऐसे विमान की चर्चा मिलती है जो लकड़ी से निर्मित है और जिसमें ईंधन के रूप में पारे या मरकरी का उपयोग किया गया है। यांत्रिकी के अंतर्गत यंत्रों के प्रकार, उनकी क्रियाएं वर्णित हैं। यंत्र विधान अध्याय में अच्छे यंत्र के विषय में कहा गया है कि यंत्र सरलता से बिना रुकावट के चलें, यंत्र अपनी क्रिया स्वयं करते रहें, उन्हें बार बार देखना न पड़े और वे अपने उद्देश्य की पूर्ति करते रहें। आप ही सोचिए कि क्या
ये एक रोबोट के लक्षण नहीं है। आप सभी ने सम्रांगण सूत्रधार को ग्रंथ के रूप में भी देखा है और उसके सिद्धांतों का क्रियान्वयन भोजेश्वर मंदिर और उसके निकट बांध निर्माण और नगर योजना में भी देख रहे हैं। यदि अब भी कोई संदेह है तो कहिए। संदेह नहीं है महाराज, परंतु एक चिंता अवश्य है। कैसी चिंता महारानी? यही कि आप उन यंत्रों से उद्देश्यों की पूर्ति के विषय में कहते हैं, परंतु उन यंत्रों को ऊर्जा की आपूर्ति कहां से होगी? जल से। जल से? परंतु कैसे महाराज? धारा च जल भरश्च पैसो भ्रमणम तथा यथोच्छ्रायो यथाधिक्यम यथा नीरम धरतापि च एवमादीनि भुजस्य जलजानि प्रचक्षते। अर्थात प्रवाहित धारा के वेग तथा भार को यदि एक घूमने वाले विशेष यंत्र में उपयोग किया जाए तो वो शक्ति उत्पादन करेगा। जलधारा वस्तु को घुमाती है और यदि जलधारा ऊंचाई से गिरे तो उसका प्रभाव अधिक होगा और उसके भार और वेग के अनुपात में शक्ति उत्पन्न होगी। हमारे बांध जल को संग्रहित करेंगे और स्वयं ही यंत्रों से ऊर्जा निर्माण कर यंत्रों की ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। क्या आप मानेंगे सम्रांगण सूत्रधार में जल से ऊर्जा उत्पादन के जिस सिद्धांत की बात राजा भोजदेव कर रहे हैं वो वास्तव में जल से बिजली बनाने का आज का तरीका है। मतलब उन्हें हाइड्रोलिक यानी कि टरबाइन जैसे यंत्रों का भी ज्ञान था। राजा भोजदेव के बारे में जानकर यही लगता है कि उनके ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधानों को ना जानना हमारे समय की सबसे बड़ी भूल है और हमें शीघ्र ही सुधारने की आवश्यकता भी है। आप क्या सोचते हैं बताइएगा। नए अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए भारतीय ऋषि वैज्ञानिक के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए भारत विक्रम से और देखते रहिए भारतीय ऋषि वैज्ञानिक। नमस्कार। राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।